बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक, डेफिनेशन, और हम लोग क्या देख रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक। तो अभी हम लोग उसके फर्दर एप्लीकेशन देखते हैं ना, एंड दोस आर इंपॉर्टेंट वन। तो कल हम लोगों ने कुछ बात करी थी रिगार्डिंग व्हाट, इट इज लाइक बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लोग बात कर रहे थे। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 17th ग्रुप, 16th ग्रुप, 15th ग्रुप एंड 14th ग्रुप, बराबर। तो 17th ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ रहा था बिकॉज क्लोरीन आ रहा है, 16 में ऑक्सीजन की वजह से आ रहा था, 15 में नाइट्रोजन की वजह से आ रहा था, एंड 14 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था बिकॉज 14 में देयर इज नो एलिमेंट व्हिच कैन शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। So that's those are the examples that we have seen yesterday. Okay. So the next applications are regarding boiling point only, ना. So the next application of boiling point में देखते हैं हम लोग, application of boiling point, application of hydrogen bonding और उसमें boiling point. First, suppose अगर मुझे boiling point कंपेयर करना है किसका, H2O, NH3, NHF। तो देखो अगर मैं बोलता हूं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हमको पता है बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रहा 100-120 तक अगर डिफरेंस रहा, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा, बराबर है। अब देखो इनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, और बॉइलिंग पॉइंट मेनली किसको प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देन इट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, क्लियर। तो अगर एक्सटेंट की बात करते हो तो एक्सटेंट की बात करोगे तो कैसे होगा, देखो H2O NH3HF, H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, 4। अब NH3 और HF की बात करूंगा तो मैक्स टू मैक्स दोनों भी 2 बॉन्ड बना लेते हैं, और 2 बॉन्ड में अगर अब दोनों का एक्सटेंट सेम है, तो अगर दोनों का एक्सटेंट सेम है और अगर मैं बात करता हूं अब स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, HF। मतलब यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर विल बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर विल बी H2O HF NH3, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है, एक्सटेंट जो है, एक्सटेंट वो वाटर का ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेंथ है HF H2O NH3, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन वैसे ही बात करते हैं हम लोग, H2O2 एंड H2O। अब मुझे पता है कि भाई H2O2 ये तो नॉन मतलब पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन प्लेनर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओपन बुक स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे हम लोगों ने, ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर हाइड्रोजन, और वाटर की बात करते हो, वाटर विल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, peroxide will form 6 H bonds, 6 H बॉन्ड बना सकता है, 2 लोन पेयर एक हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो एक्सटेंट किसका अच्छा है बेटा, एक्सटेंट अच्छा है पेरोक्साइड का, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट H2O2 ग्रेटर देन H2O, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पूछा स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो स्ट्रेंथ कैसे होगा, स्ट्रेंथ तो बेटा देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लगा हुआ है और ये भी हाइड्रोजन से लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस, बिकॉज ये ऑक्सीजन एक जगह पे ऑक्सीजन से लगा है, तो यहां पे तो इसके ऊपर कोई पोलैरिटी आ ही नहीं रही है, तो खाली इससे खींच रहा है, तो दिस ऑक्सीजन इससे खींच के और ज्यादा पोलर बन गया, बराबर है। सो आउट ऑफ दिस 2 ऑक्सीजन, दिस एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो स्ट्रेंथ किसमें, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतने ज्यादा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी, H2O ग्रेटर देन H2O2, ओके। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन,
इफ आई हैव टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन के लिए अगर ये मॉलिक्यूल है CH2OH, CHOH, CH2H, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसी का नाम होता है बेटा ग्लिसरीन, जो हम लोगों को पता है ना, घर पे यूज करते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। ये होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH, इथिलीन ग्लाइकॉल, बराबर है। और यह है इथेनॉल। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अगर एक्सटेंड की बात करते हो, एक्सटेंड, तो यहां पे काफी ज्यादा होगा। 2 लोन पर एक हाइड्रोजन, 2 लोन पर एक हाइड्रोजन, 2 लोन पर एक हाइड्रोजन, 9, 6, 3, बराबर है। तो एक्सटेंड कहां पे ज्यादा है? एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लिसरॉल 1, 2, 3, इथाइल अल्कोहल, एक्सटेंड, ग्लिसरॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड इथाइल अल्कोहल, ये एक्सटेंड है। सो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट 1, 2, 3, this is what the boiling point order for that. Okay, next, अब अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है अल्कोहल, सपोज मान लो मेरे पास एक अल्कोहल है CH3 CH2OH, और एक है ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंड तो है ही, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बेटा तीनों में ही है कि नहीं, तो यहाँ पे वैन डर वाल्स भी है, लेकिन डोमिनेंट क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट काफी बढ़ जाता है इसका, इसके वजह से। और ये विस्कस होता है, ये क्या होता है? विस्कस होता है। वाटर क्या होता है? हमारा लिक्विड, लेकिन दिस ग्लिसरीन इज व्हाट? इट इज विस्कस, विस्कस, ठीक है, काफी ज्यादा विस्कोसिटी होती है। सो द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इथेनॉल, और इसका जो आइसोमर होता है ईथर, देखो मास दोनों का सेम है 46 46, बराबर है। सो अल्कोहल्स एंड दिस इज ईथर, सो अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स, आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये देखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। देखो क्या आ रहा है? C2H6O, C2H6O, मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर, बराबर है, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से क्या होगा? ज्यादा होगा। व्हाई? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, अल्कोहल अल्कोहल में, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, OH है, लेकिन ईथर में कोई हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से लगा है क्या? नहीं लगा है भाई। तो जब लगा नहीं है तो दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मल पोलैरिटी है, ईथर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे खाली वैन डर वाल्स इंटरेक्शन रहेगी, डायपोल डायपोल, है ना, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहेगी। यहाँ पे ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ऐसे ऐसे, सो इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ओनली। बट अल्कोहल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल ग्रेटर देन ईथर, ओके। ये भी बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा। अल्कोहल ईथर भी कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, देखो जैसे अल्कोहल और ईथर आइसोमर्स है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है कि नहीं? इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है। वैसे ही एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर, दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स,
एसिड और ईस्टर, बराबर है। चलो मान लेते हैं CH3COH एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, और दूसरा लेते हैं ईस्टर, फॉर्मूला सेम कर देते, तो यहां पे प्रोपेनिक एसिड ले लेते हैं। देखो फॉर्मूला सेम है, कितने है, 3 कार्बन C3H6O2, C3H6O2, लेकिन दिस इज कैपेबल ऑफ शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है क्या, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, सो दिस इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट एसिड ग्रेटर देन ईस्टर फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। और बेटा अल्कोहल का भी इससे ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल का अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है ना, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब जितना मैंने बताया उतना डिफरेंस है, तो ईस्टर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, अल्कोहल का, बिकॉज ईस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अमाइंस। अमाइंस देखो, अमाइंस क्या होता है, जैसे मैंने बना लिया एक प्रोपाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। अब देखो यहां पे एक लोन पर 2 हाइड्रोजन, एक लोन पर 1 हाइड्रोजन, एक लोन पर 9 हाइड्रोजन, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा ही नहीं, नो एज बॉन्डिंग, नो एज बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ये करेगा ये करेगा। अब इसमें एक्सटेंड क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन टर्शरी अमाइन। Clear? For a comparable molecular mass, the boiling point of primary amine greater than secondary amine greater than tertiary amine. Okay? Clear? मतलब solubility in water भी वैसे ही होगा, ये पानी के साथ ज्यादा डिसॉल्व होगा, ये थोड़ा कम और ये और कम, ठीक है। अगर solubility of alcohol and amine लेते हो तो अल्कोहल और अमाइन की solubility की बात करते हो। चलो यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख देता हूं, नोट solubility in water, solubility in water, अल्कोहल जो है वो ROH है और अमाइन जो है N है, तो बेटा N और O में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाएगा, O स्ट्रॉन्गर बनाएगा, है ना, O, OH है और NH है, मतलब अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अमाइन। देन अमाइंस, अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अमाइड्स, अमाइड्स की बात करते हैं। अमाइड्स, तो अमाइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, इट्स लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, RCOOH, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स, अमाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो RCOOH, RCONH2, NH2 है, मतलब इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइड, CH3 CH2 CONH2 प्राइमरी अमाइड, CH3 CO NHCH3 सेकेंडरी अमाइड, CH3 CO NCH3 CH3 टर्शरी अमाइड, बराबर है। अब होगा क्या, देखो यहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन, लोन पेयर 1 हाइड्रोजन, लोन पेयर 9 हाइड्रोजन, सो बेसिकली नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट लाइक अमाइंस। तो यहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी अमाइड
greater than secondary amide, greater than tertiary amide. Primary amide, secondary amide and tertiary amide. That is what the boiling point order for the amides. Okay. So these are the application of boiling point. किस किस का boiling point कैसे कैसे हो सकता है और देख सकते हैं हम लोग. और ये सब बेटा एज इट इज पूछे जाने वाले सवाल है और इनमें कोई भी चीज मगअप नहीं करनी है. यूज द एप्लीकेशन, यूज द कंसेप्ट बिहाइंड द. ठीक है कि भाई सबसे पहले तो देखना है मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास को प्रोपोर्शनल हो जाएगा. और अगर कंपेरेबल रेंज में आता है मॉलिक्यूलर मास, इफ इट इज द कंपैरिजन रेंज, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स ओवर मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल रेंज में आया तो देखो नेक्स्ट H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड. ऑर्थोबोरिक एसिड इसको ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी BOH थ्राइस. ये बेस नहीं होता बेटा, बता दिया था मैंने बैक बॉन्डिंग में. इट इज अ मोनोप्रोटिक लिविस एसिड. इट इज अ मोनोप्रोटिक लिविस एसिड. एक प्रोटॉन देता है जो कि खुद से नहीं आता है. वो कहां से आता है? वो वाटर से आता है. इट इज अ मोनोप्रोटिक लिविस एसिड. मतलब इसका एन फैक्टर 1 होता है. इसका एन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है. H3BO3. एंड अगर इसका एनालॉगस ले लेते हो तुम लोग, क्या ले लेते हो? BOCH3 थ्राइस. ठीक है मतलब देखो ये H3BO3 ऐसा है तुम्हारा BOH ऐसा है और BOH3 थ्राइस ऐसे हुआ BOCH3. अब देखो यहां पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे हो रही है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, यहां पे ऑक्सीजन से लगा हुआ ही नहीं है. मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H3BO3 इज ग्रेटर देन BOH थ्राइस, BOCH3 थ्राइस. ठीक है दैट इज व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. क्लियर? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा. और बेटा इसका तो इंपॉर्टेंट भी है BOH थ्राइस. इसका काफी मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर होता है. सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही है. ठीक है इसका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग H3BO3 का कि हाउ डज इट लुक इन अ सॉलिड फॉर्म. कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे वाटर का होता है वैसे H3BO3 का होता है. काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसका. ठीक है सो दैट विल सी कि वो कैसे हो दिखता है एंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है बेसिकली. ओके सो विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3. देखो तो कैसे होगा उसका स्ट्रक्चर. मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3. मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3. कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है एक H3BO3 मॉलिक्यूल. ठीक है वो देख लेना है हमको बेसिकली. क्लियर है? तो देखो OH यहां पे क्या बोरॉन, ये एक लोन पेयर OH हो गया. ओके एक लोन पेयर, बिकॉज एक लोन पेयर जो है वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है. अगर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है मतलब वो क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी. वो इन्वॉल्व है बैक बॉन्डिंग में, मतलब डोनेशन कर सकती है क्या? नहीं. करेक्ट.
ओके देखो एक तो रिंग बन रही है तुम्हारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक 12 मेंबर रिंग बन रही है और जो 12 मेंबर रिंग है दैट विल बी सराउंडेड बाय 8 मेंबर रिंग, दैट विल बी सराउंडेड बाय 8 मेंबर रिंग। That will be surrounded by 8 member ring. ठीक है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा 12 मेंबर रिंग इज सराउंडेड बाय 8 मेंबर रिंग, मतलब ये जो है इसके अगल बगल में देखो एक 12 मेंबर रिंग है, 12 मेंबर रिंग में यहाँ पे एक 8 मेंबर आएगी, यहाँ पे 8 मेंबर आएगी, यहाँ पे एक 8 मेंबर आएगी, यहाँ पे एक 8 मेंबर आएगी, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये 6 फेसेस पे 6 8 मेंबर रिंग आएंगे और फिर से फिर एक 12 मेंबर रिंग आ जाएगी। सो अ 12 मेंबर रिंग इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 8 मेंबर्ड रिंग। ठीक है एंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है H3BO3 का एक मॉलिक्यूल, देखो H3BO3 का कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ो, ये मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, चलो मान लो ये मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं H3BO3 का, तो देखो एक इधर बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इधर बना है, एक इधर बना है, वैसे ही एक इधर बन जाएगा, क्लियर, एक इधर ये एक बन गया तुम्हारा और ऐसे ही एक इधर बन जाएगा। ठीक है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, सो one molecule of H3BO3 will form 6 hydrogen bonds। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके। फिर जैसे H3PO3 है, अब देखो H3PO4 जैसे इसकी बात करते हो तुम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर तुम लोग OH, अब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है H11O OH OH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अब इस OH को अगर तुम लोग CH3 से रिप्लेस कर दोगे डाइमिथाइल सल्फेट, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा H2SO4 ग्रेटर देन CH3 to H4 बराबर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जो H3PO4 होता है H3PO4 P डबल बॉन्ड O OH OH OH, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्लियर है। तो H3PO4 इज सिरपी, और मतलब विस्कस बोल सकते हो, सिरपी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बेटा विस्कस हो जाएगा, काफी विस्कस हो जाएगा, क्लियर, ओके। सो दीज आर व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर के बारे में उसके एप्लीकेशन हो गए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बिकॉज दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलो डिस्कस करते हैं उसकी भी बात। कंपैरिजन कैसे आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बॉइलिंग पॉइंट की वगैरह, ठीक है। अगर मुझे कंपेयर करने हैं, हाँ भाई कंपेयर करो इनको, सपोज मुझे क्वेश्चन है कंपेयर करने के लिए इथाइल अल्कोहल CH3 CO CH3 एंड प्रोपेन, तो देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें पोलैरिटी है, इसमें पोलैरिटी मतलब यहाँ पे डाइपोल डाइपोल और यहाँ पे LDF, तो डाइपोल डाइपोल और LDF में कौन स्ट्रॉन्गर होता है, डाइपोल डाइपोल, मतलब तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल ग्रेटर देन कीटोन
ग्रेटर देन अल्केन, बराबर है, फॉर अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं ये ऐसी बात करता हूं, सपोज ये एग्जांपल दिया गया मुझे, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर्स, पैरानाइट्रोफिनॉल डाली थी, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्या हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में? पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो तो रही है दोनों में, हो तो रही है दोनों में भी, बराबर है कि नहीं? दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल एंड इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें कौन सी है? इंटर है। इसमें कौन सी है? इंट्रा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इंटर वाले का, बराबर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटर इज ग्रेटर देन इंट्रा, मतलब दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। मैंने बोला व्हाट इज स्टीम वोलेटाइल? स्टीम वोलेटाइल इज व्हाट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल, इज स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। ओके, नेक्स्ट कंपैरिजन, अगर मुझे ऐसा कंपेयर करने के लिए आया, फिनॉल कैटेचॉल नाम होता है बेटा इसका, कैटेचॉल, और ये आया। अब इसको कंपेयर करने के लिए बोला 1 2 3 को, कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले देखना है एक्सटेंट। तो बेटा ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये कम बना सकता है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हो रही है, ठीक है, इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाता है इससे ये दोनों इससे ज्यादा बना रहे हैं, तो एक्सटेंड इन दोनों में ज्यादा है। अब इसमें और इसमें कंपेयर करने के लिए ये इंट्रा है और ये इंटर है, तो कैसे हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट 3 2 1, समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाउ इट अफेक्ट्स द एसिडिटी ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो उसका बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल लेने वाले बेटा हम लोग, जो एग्जाम में एडवांस में पूछा जाता है। How does it affect the acidity of a particular compound? बाकी हम लोग ऑर्गेनिक में देख ही लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाउ इट अफेक्ट्स, जब हम लोग हर कंपाउंड की एसिडिटी अलग अलग वे में डिस्कस करते हैं। बट अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग को देखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी ऑफ मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। अब मैलिक एसिड क्या होता है और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH, COOH COOH, मतलब क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H4O4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, C4H4O4. This is the molecular formula of malic acid and fumaric acid. They are geometrical isomers. They are geometrical isomers. कैसे होता है देखो, मैलिक एसिड होता है ये सिस, मैलिक एसिड होता है सिस, ठीक है, दिस इज मैलिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड होता है ट्रांस। तो अब देखो, अगर मुझे इनके K1 की बात करनी है, K1 मतलब पहला H देने के बाद इसका जो 2 H दे सकता है ना बेटा, हम लोगों ने बात करी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, K एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। तो Ka, जिसका Ka ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। अब Ka1 मतलब पहला H देने के बाद, तो ये पहला H दे देगा, ये भी पहला H दे देगा। अब जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल
उसका एसिड स्ट्रॉन्गर। अब देखो इसने H दे दिया, इसका H दे दिया, तो इसने क्या बना दिया, ऐसे देखो मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, इसने H दे दिया, ये बन गया K1 है ना, Ka1 के लिए मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या होगा देखो, अब ये तो उसमें भी ऐसे ही रहने वाला है ना, रेजोनेंस होने वाला है, स्टेबिलिटी, तो लेकिन उसके अलावा यहां पे क्या है, सिस है, तो यहां पे हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये कंपाउंड स्टेबल बन सकता है। लेकिन अगर ट्रांस है, ट्रांस है मतलब ये H है और इधर COOH है, COOH इधर है, बराबर है, तो यहां पे जब इसने H दिया तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, मैलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है K1 के लिए, K1 के लिए इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो फ्यूमेरिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है, इस आयन से ज्यादा स्टेबल है ये, इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन मैलेट, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन मैलेट, क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन है इसके पास, है ना, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैलेट, एंड दिस इज हाइड्रोजन फ्यूमेरेट। तो बेटा अगर तुम लोग K1 की बात करते हो, K1, तो K1 किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, मैलिक एसिड का जो हाइड्रोजन मैलेट है, दिस इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन फ्यूमेरेट, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, बराबर है, मतलब K1 इज मैलिक ग्रेटर देन फ्यूमेरिक, क्लियर। बट अगर मैं K2 की बात करता हूं, K2 की अगर बात करता हूं तो देखो K2 में क्या होगा, अब K2 मतलब ये हाइड्रोजन देना है मुझे, सेकंड वाला हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, मतलब इसको पकड़ के रखा हुआ है, अब इसको पकड़ के रखा हुआ है ना, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो बेटा ये हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, ये इजीली निकल जाएगा, ये निकलेगा क्या इजीली, नहीं, इट इज ट्रैप्ड, ये दो जनों के बीच में अटका पड़ा हुआ है, इसको किसी ने पकड़े रखा है क्या, नहीं, तो ये इजीली रिलीज कर सकता है, मतलब K2 मतलब सेकंड एज किसका इजीली निकलने वाला है, सेकंड एज निकलने वाला है फ्यूमेरिक एसिड का, मतलब K2 किसका ज्यादा है, फ्यूमेरिक का ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर मैं ओवरऑल एसिडिटी की बात करता हूं, ओवरऑल, एंड K1 किसी का भी K1 उसके K2 से ज्यादा ही होता है, ऑलवेज रिमेंबर K1 ऑफ एनी कंपाउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2, ठीक है, K1 किसी का भी K1 उसके K2 से ज्यादा होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है। सो अगर ओवरऑल एसिडिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, K1 ऑफ मैलिक ग्रेटर देन K1 ऑफ फ्यूमेरिक ग्रेटर देन K2 ऑफ फ्यूमेरिक ग्रेटर देन K2 ऑफ मैलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, K1 ऑफ मैलिक ग्रेटर देन K1 ऑफ फ्यूमेरिक ग्रेटर देन K2 ऑफ फ्यूमेरिक ग्रेटर देन K2 ऑफ मैलिक। अगर K का ऑर्डर ये है तो Pk का ऑर्डर क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट, Pk का ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट Pk, बिकॉज K एंड Pk आर इनवर्सली, मतलब Pka1 ऑफ मैलिक स्मॉलर देन Pk1 ऑफ फ्यूमेरिक स्मॉलर देन Pk2 ऑफ मैलिक smaller than Pk2 of fumaric smaller than Pk2 of मैलिक। So this is what the order, okay। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, ये है आयन डाइपोल, क्योंकि अभी हम लोग इनके देखने वाले दोनों का कंपैरिजन, कि मैलिक एसिड एंड मैलेट आयन का कंपैरिजन देखने वाले, ठीक है, मैलिक एसिड एंड हाइड्रोजन मैलेट का। तो ऐसा नहीं कि मैलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, उसमें भी होती है, लेकिन वही कंपेयर करना है हमको, वही देखना है कि क्या क्या है जो इसमें कन्वर्ट कर देता है, इसको इजीली कन्वर्ट हो जाता है वो हाइड्रोजन मैलेट में, क्या वो फैक्टर है, ओके।
अगर मैं मैलिक एसिड की बात करता हूं तो देखो मैलिक एसिड मतलब COOH, तो मैलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन मैलिक एसिड में क्या हो रहा है, ये डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो कौन से तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल। और अगर मैं मैलेट आयन की बात करता हूं, हाइड्रोजन मैलेट, ये जो है ये क्या है, आयन डाइपोल है, मतलब आयन डाइपोल इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल मतलब इससे इसके में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ में आया, इसलिए वो इजीली H+ दे देता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। तो मैलिक एसिड, मैलेट आयन है ना, फ्यूमेरिक एसिड, इसका कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, एज इट इज ऑर्डर पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, और कंसेप्चुअल है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें रटना है, देयर इज नोथिंग टू मगअप और एयर, यहाँ पे कोई मगअप करने लायक बात नहीं है हमको, यहाँ पे कंसेप्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, K1 क्यों ज्यादा हो रहा है, K2 क्यों ज्यादा हो रहा है किसी का, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी बोल दिया, नहीं। ठीक है, सो सी द लॉजिक, अंडरस्टैंड द लॉजिक सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट, तुम लोग भूल नहीं जाओगे। सो अगर तुमको लॉजिक पता है, तुमको पता है उसको क्या करना है, कैसे करना है, अगर तुम लोग याद रखोगे, मगअप करोगे, तो तुम लोग आज याद रखोगे, कल तक याद रहेगा, एक हफ्ते तक याद रहेगा, एक महीने बाद भूल जाओगे। तो इसलिए चीजों को समझो और अप्लाई करो। ठीक है, तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी इजी, है ना, एप्लीकेशन है, इट इज जस्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या बोल सकते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन भी बोल सकते हो। फिर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, किस वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम में देखो, आइसक्रीम में हम लोग वहां पे क्या यूज किया जाता है, वुडन स्टिक्स, आइसक्रीम है ना, हम लोग कोई बर्फ वगैरह खाते हैं, तो जो पुराने जमाने में बर्फ है ना, वहां पे लकड़ी की काड़ी यूज करते हैं, अभी भी कुछ भी तुम लोग चोकोबार खाते हो वगैरह खाते हो, तो वहां पे क्या होता है, वो वुडन स्टिक यूज होती है। वो वुडन स्टिक यूज करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है वो समझो, बिकॉज वुडन स्टिक्स जो होते हैं आइसक्रीम्स है ना, दे आर सिचुएटेड ऑन व्हाट, वुडन स्टिक्स, वुडन स्टिक्स के ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों, वुडन स्टिक्स मतलब क्या है, वुडन स्टिक्स मतलब होता है सेलुलोज, वुडन स्टिक्स मतलब होता है सेलुलोज, ये होता है सेलुलोज, क्या होता है ये होता है सेलुलोज। और सेलुलोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, सेलुलोज के स्ट्रक्चर में यू आर फाइंडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। सेलुलोज का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, कैसा होता है स्ट्रक्चर, अभी मैं जस्ट आएगा अपने को 12th में, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ते हैं हम लोग, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर होता है, देखो यहां पे कनेक्ट होते जाएगा ये। ठीक है, ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, ये होता है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। अब सेलुलोज के स्ट्रक्चर में देखो, आइस मतलब क्या है, वाटर
है ना, तो आइस में भी H2O है मतलब OH बॉन्ड है, और इस सेलुलोज में भी क्या है, ये देखो OH कितने सारे OH है ना, सो मेनी OH आर देयर, और ये पॉलीमर है बेटा, पॉलीमर है, बहुत बड़ा है, पॉलीमर होता है, ठीक है। तो इतने सारे OH बॉन्ड है इसमें, तो ये वाटर के साथ क्या बनेंगे, मतलब आइस के साथ क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनाएंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वो पकड़ के रखेंगे उस पानी को, इसलिए वो ऐसे टाइटली हेल्ड रहेगा, समझ में आया। तो वुडन स्टिक्स के ऊपर जो तुम्हारा आइस होता है वो कैसा होता है, ऐसे टाइटली पैक्ड होता है, क्लियर है बात, ओके। तो इस वजह से जो आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं उसमें क्या यूज किया जाता है, वुडन स्टिक यूज करी जाती है, बिकॉज ऑफ दैट प्रिंसिपल, ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल के लिए हम लोग जो हमारे जो हेरिडिटी कैरेक्टर जो डिसाइड करते हैं, व्हाट इज दैट, डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिकल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बराबर है। तो इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, ये बेटा हमको सब पढ़ने, ऑर्गेनिक में आता है ये सब। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो में आने वाला है, नहीं बेटा, हमको ऑर्गेनिक में एक बायोमोलिक्यूल्स करके चैप्टर होता है, वहां पे हम लोग ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए, इनके स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं बेटा वहां पे। तो देखो जो होता है हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर, उस डीएनए में ना नाइट्रोजनस बेस यूज करते हैं। अभी तुमको नहीं पता चलेगा कि भाई ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। सो 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, देन साइटोसिन एंड थायमाइन, ये 4 तरीके के नाइट्रोजनस बेस यूज होते हैं। तो इसमें से जो होता है वो होता है AT एंड CG, A और T, एडेनाइन और थायमाइन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने थोड़ा बहुत 10th में, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। एंड ग्वानाइन एंड साइटोसिन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। तो ये एडेनाइन और थायमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ग्वानाइन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन बेटा लास्ट टाइम के केवीपीआई में आया था, लास्ट टाइम के केवीपीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसके भी आप पे, कैसे कि भाई एडेनाइन मतलब ऐसा कुछ था कि एडेनाइन थायमाइन बॉन्ड की एनर्जी है X और ग्वानाइन साइटोसिन बॉन्ड की एनर्जी है Y। सो व्हाट इज द नेट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एडेनाइन कंबाइंड विद थायमाइन एंड ग्वानाइन कंबाइंड विद साइटोसिन। तो देखो एडेनाइन थायमाइन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 2, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 2x एनर्जी, और ग्वानाइन साइटोसिन के साथ कितने कर रहा है, 3, मतलब कितनी एनर्जी होगी, 3y। हो गया आंसर भाई तुम्हारा, हो गया आंसर ही खत्म हो गया, बिकॉज एक बॉन्ड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है x, तो 2 बॉन्ड में कितनी होगी 2x, एक बॉन्ड में y, तो 3 बॉन्ड में कितनी होगी y, तो टोटल एनर्जी रिलीज व्हाट 2x + 3y। तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि भाई एडेनाइन और थायमाइन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानाइन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब अगर तुमको इनके स्ट्रक्चर्स पता है तो बड़ी इजी बात है, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक में कर लेंगे, हम लोग रटेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि भाई इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, तो अभी थोड़ा याद रख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बाद में होने ही वाला है, ठीक है बेटा, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है। एंड और अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं कि अब तक का जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन सा हो सकता है, तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब HF ही बना सकता है। अब HF किसके साथ बनाएगा ये मैटर करेगा, बराबर है, HF किसके साथ बनाएगा ये मैटर करेगा। So the strongest hydrogen bond till known is what? Strongest hydrogen bond. तो ये होता है बेटा KHF2, KHF2। तो देखो ये बनता कैसे है, KHF2 मतलब KF एंड HF। अब KF क्या है, आयनिक कंपाउंड है, मतलब K+ और F-। अब ये F- जब HF के साथ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देखो F- G' मतलब GH लिख देता हूं मैं, HF GH G' मतलब ये कैसे एग्जिस्ट करता है, HF2-
तो सीधा सवाल आता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है ट्रिकी क्वेश्चन। कौन सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन होगा, मोर देन वन करेक्ट। तो ऑप्शन होंगे NH4 प्लस, BF3, HF2 माइनस एंड H3O प्लस, ठीक है, BF4 माइनस। तो देखो NH4 प्लस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है NH3 प्लस H प्लस, BF4 में भी होता है BF3 एंड F माइनस, H3O प्लस में भी होता है OH वाटर एंड H प्लस, लेकिन HF2 माइनस में हाइड्रोजन बॉन्ड, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। HF2 माइनस में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस मॉलिक्यूल में, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? KHF2। तो KHF2 इसमें कौन से तरह के बॉन्ड है? देखो K प्लस और HF2 माइनस की तरह एग्जिस्ट करेगा ये। तो K प्लस और HF2 माइनस में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है? HF2 माइनस में कौन से बॉन्ड है? F माइनस और HF में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, बराबर है। और HF में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन, दिस इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन व्हाट? इन KHF2। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4.5H2O, राइट। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया था हम लोगों ने? CuSO4.5H2O का, CuSO4.5H2O। क्लियर है? देखो Cu2 प्लस, ओके, 4 वाटर मॉलिक्यूल, दे आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड। अब ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए तुम्हारे कॉपर 2 प्लस के साथ। एक जो वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? GH डैश, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। फिर ये लोन पे रहे यहां पे, ये लोन पे रहे यहां पे। ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? सो ये आयन डाइपोल, ये डाइपोल डाइपोल। कॉपर 2 प्लस की बात करता हूं, कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो कौन से तरह के बॉन्ड है यहां पे? देखो कॉपर 2 प्लस, तो यहां पे टोटल टाइप ऑफ बॉन्ड क्या क्या हो जाएंगे? तो आयनिक बॉन्ड है किसके बीच में? कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस में। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड टू कॉपर 2 प्लस। ठीक है? फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड काफी है। कोवेलेंट बॉन्ड में कौन से कोवेलेंट बॉन्ड है? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा हाई। फिर पाई बॉन्ड है, कोवेलेंट पाई बॉन्ड भी है। नेचर ऑफ पाई की बात करते हो अगर, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये कौन सा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 मतलब p तो है नहीं इसके पास, मतलब इसका नेचर क्या होगा? p पाई डी पाई बॉन्ड, बराबर है। मतलब पाई बॉन्ड में भी कौन सा पाई बॉन्ड है? p पाई डी पाई है। p पाई है क्या? नहीं, p पाई डी पाई बॉन्ड है। कौन सा? 2p पाई 3d पाई। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी 2 टाइप है। कौन से? एक डाइपोल डाइपोल है और एक आयन डाइपोल है। क्लियर? सो मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर, राइट। तो अगर जब हम लोग इसको हिट करते हैं, तो हिट करते टाइम डायरेक्टली बेटा CuSO4.5H2 को अगर हिट करेंगे तो डायरेक्टली पांचों के पांचों वाटर मॉलिक्यूल नहीं उड़ेंगे। देखो इस वाटर मॉलिक्यूल को इधर ने भी पकड़ा है, इधर ने भी पकड़ा है, तो सबसे पहले तो ये 2 निकलेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? CuSO4.3H2O। फिर और हिट करेंगे तो फिर ये 2 निकलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? CuSO4.H2O। और फिर एक निकलेगा, मतलब CuSO4, बराबर है। तो यहां पे इसका कलर होता है ब्लू कलर, दिस इज ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर क्या होता जा रहा है? फेड हो रहा है, फेड हो रहा है, और फाइनली इट इज कलरलेस, बराबर है। तो कंप्लीटली ब्लू कलर ऑफ द ब्लू कॉपर सल्फेट कंप्लीटली वैनिश्ड, है ना, दैट इज एनहाइड्रस। तो ये एनहाइड्रस CuSO4 जो होता है दैट इज कलरलेस, राइट। सो द ब्लू कलर्स कंप्लीटली फेड अप,
ब्लू कलर कंप्लीटली फेड अप। तो दिस इज ऑल अबाउट CSO4.5H2O। कितने, इसमें भी सवाल आता है कि कितने तरह के बॉन्ड है इसमें, क्लियर है? ओके, सो इतने एप्लीकेशन है बेटा इसके, सो मेनी एप्लीकेशन आर देयर, मतलब हर जगह पे जहां पे जाओगे तुमको ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिनोमिना दैट विल बी यूजफुल एवरीवेयर इन प्रैक्टिकल लाइफ। जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे भी उसकी एप्लीकेशन आती है। तुम लोग ऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, फिजिकल पढ़ोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे आना ही है, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ओवरऑल हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, कंडीशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स में इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर में कंपैरिजन देखा था, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन, सोल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, राइट? फिर हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे होता है, स्ट्रेंथ डिपेंड करता है डेल्टा ईएन पे, है ना? फिर एक्सटेंट देखा था, क्लियर है? एक्सटेंट मतलब कितने बना पाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट देखते टाइम हम लोग देखते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल रेंज में आता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट्स फॉर मॉलिक्यूलर मास, लेकिन कंपेरेबल रेंज में आता है तो। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका एक्सटेंट देखते हैं, एक्सटेंट मतलब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और फिर जाते हैं स्ट्रेंथ। अगर एक्सटेंट सेम है तो फिर जाएंगे स्ट्रेंथ के ऊपर, क्लियर है बेटा? ओके, सो here we are concluding hydrogen bonding. In the next lecture we'll start a new topic. So done for the day. Thank you.